हेलो। स्वागत है आप सबका सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की हमारी क्लास परसेंटेज के टॉपिक, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज की क्लास नंबर 4 है ये। इससे पहले हमारे 3 क्लासें हो चुकी है। 3 क्लासों में हमने क्या क्या पढ़ा है। पहली क्लास जो थी वो बेसिक थी एकदम, जिसमें हमने बेसिक देखा था। बेसिक में भी हमने फ्रैक्शन देखी थी, भी फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज जो है वो कैसे बनाते हैं, इनके वेरिएशन कैसे कैसे होते हैं। जब इनको किसी से मल्टीप्लाई कर दें तो आगे जो फ्रैक्शन बनती है या उनको चेंज कैसे करेंगे, परसेंटेज अगर बड़ा हो जाए हमें पता नहीं चले तो उसको चेंज कैसे करेंगे, ये सारी चीज हमने 1 नंबर की क्लास में देखी है। दूसरे नंबर की क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, भी इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी का परसेंटेज ज्यादा हो कम हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें जो थी हमने दूसरी क्लास में देखी। तीसरी जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने छोटे छोटे जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे टाइप वाइज सिस्टम से, वो हमने देखे हैं। आज की क्लास उसी को कंटिन्यू करेगी, और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे उनको हम आज आगे सॉल्व करेंगे। अगर कोई बच्चा नया यहाँ पे जुड़ा है और उसको परसेंटेज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो वो यहाँ से बिल्कुल और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने परसेंटेज को दुरुस्त कर सकता है। तो बेसिक क्लासें हैं वो आप देख के आए तो आपको ये क्लास जो है वो बहुत ही ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ में आएगी, है ना। और आपको अगर थोड़ा बहुत परसेंटेज पहले से आता है तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम छोटे छोटे नॉर्मल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करने वाले हैं। ये जो हम परसेंटेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये परसेंटेज आप चाहे दिल्ली पुलिस का एग्जाम दो, चाहे आप जीडी का एग्जाम दो, चाहे आप एमटीएस का दो, चाहे आप रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो, है ना। जो स्टार्टिंग की हमारी 5 से 7 क्लास होने वाली है उस वो सारे इन एग्जाम्स को कवर कर लेगी परसेंटेज। और उसके बाद की जो हमारी क्लासें होगी उसमें हम परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। वो आपको काम आएंगे, आप चाहे सीएचएसएल का एग्जाम देना, चाहे आप सीजीएल का एग्जाम देना, है ना। इन एग्जाम्स के अंदर या कोई भी और अच्छे लेवल का एग्जाम देना, सारे के सारे जो स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं वो यहाँ तक कवर हो जाएंगे पहले 6 या 7 क्लासेस के अंदर। ठीक है क्या, वहां तक हम इतने अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे कि ये सारे के सारे एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन है वो वहां पे आपके कवर होने शुरू हो जाएंगे। और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके सीजीएल लेवल तक इसको हम पहुंचा सके। ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्या है। थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो आप थोड़ी सी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक तो आपको कैलकुलेशन पे रोजाना काम करना है। जो आपकी कैलकुलेशन है उस पे आपको रोजाना काम करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था, एक शीट आपको दिखाई थी, उस शीट को आप सोल्व करना। अब कुछ भी ऐसे रैंडम बनाना, है ना। आप रैंडम नंबर लिख लेना खुद से। जैसे आपने लिख लिया, मान लो आपने लिखा, आपको अगर टेबल ज्यादा कमजोर है तो आप छोटे नंबर लिखना। अगर आपकी टेबल थोड़ी सी अच्छी है, यानी आपको पहाड़े वगैरह थोड़े अच्छे आते हैं, मल्टीप्लाई थोड़ा सा आप अच्छा कर पाते हो, तो आप ऐसे बड़े नंबर लिख सकते हो। जैसे मैंने ऐसे लिख लिए नंबर, रैंडम कोई भी नंबर। ऐसा जरूरी नहीं है भी आप सारे सोच समझ के लिखो, है ना। यहाँ पे आपने जैसे ऐसे लिख लिए, है ना, आपने लिखा ऐसे कोई भी रैंडम नंबर। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 8 10 10 नंबर लिख के तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे। जैसे आपने 10 इधर लिखे और 10 इधर लिखे, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई आप कर चुके होंगे। और 100 मल्टीप्लाई आप जब कर चुके होंगे तो धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस आप 10 से 15 दिन करोगे। उसके बाद में आपको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका होगा क्या, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हो, है ना, जब भी आप क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसके अंदर मल्टीप्लाई आएगा, उसको वैसा का वैसा आपके माइंड में वो चलना शुरू हो जाएगा। जैसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करना, 8 को 12 से करोगे तो कितना होगा आपके पास, तो आप कहोगे 108। साथ में तो आपको टेबल आती है तो अपने आप आती चली जाएगी। अगर टेबल नहीं आती है तो आपको धीरे धीरे टेबल आने लगेगी पहले, फिर बड़े मल्टीप्लाई अपने आप सोल्व होने लगेंगे, है ना। जैसे आप इसको करोगे तो 88, है ना। जैसे आप 8 को करोगे तो इससे कितना होता है 120। तो ऐसे आप मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, है ना। ऐसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आपको आती चली जाएगी चीजें। और मल्टीप्लाई होता कैसे है फिर आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखना, अपने आप सोल्व होती चली जाएंगी। तो ये कैलकुलेशन पे आप काम करना। कैलकुलेशन के बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे, जो कैलकुलेशन आपने सीखी वो सारी की सारी कैलकुलेशन आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या करनी है, यूज करनी है। दो चीजों का इनका ध्यान रखना भी, एक तो कैलकुलेशन सीखना और एक उसका यूज करना, है ना। कई बार ऐसा होता है बच्चा सीख तो लेता है, मल्टीप्लाई करने सीख लेता है, उसको टेबल याद हो जाती है और हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन में वैसे ही करेगा। मल्टीप्लाई सीख लिया आपने, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना भी, और आपको बड़े नंबर्स की टेबल भी आती है, लेकिन जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप वही
ऑर्डिनरी जो आपका तरीका है वही आप लगा रहे हो और ऐसे सोल्व कर रहे हो, तो वो फिर गलत बात हो जाती है। तो कोई कैलकुलेशन जो आप सीखो उसका यूज करना जहां भी आपको दिखाई दे। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। और 10 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में किए थे और आज है क्वेश्चन नंबर 11। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और करने की कोशिश करो। विजिबल है ना ये सही से? ठीक है ना? ओके, देखो आप इसको वीडियो को पॉज करना और फिर इसको करने की कोशिश करना। हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप यहाँ पे आगे सॉल्यूशन देखना। मैं इसको सोल्व करता हूँ। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा? b का कितने प्रतिशत किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। ये आपसे पूछा है। दिया क्या हुआ है आपको? देखो यहाँ से हम इसको पहले तो मैं आपको पूरा बेसिक से करवाता हूँ, फिर इसका थोड़ा सा हम देखते हैं भी डायरेक्ट अगर कैलकुलेशन करनी होती तो उस कैलकुलेशन को हम कैसे करते। जैसे आप यहाँ पे a प्लस बी का, ए प्लस बी का आपको कितना परसेंट, का मतलब होता है गुणा, और कितना परसेंट है? 15%, जो बराबर है किसके? ए माइनस बी के। ए माइनस बी के कितने परसेंट के? तो आप कहोगे 25% के बराबर है। कितने परसेंट के? 25। अब यहां से परसेंट का साइन हटाओगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। और 25 से साइन हटाया तो कितना आया? अपॉन में 100 आ गया आपके पास। अब इनको कट कर दो तो आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यूज आ जाएगी। हम इनको कट करते हैं। जैसे आपने कहा 100 से 100 कट हो रहा है, और आपके पास कितना? 3 टाइम 5 से कट किया और 5 टाइम 5 से कट कर दिया तो 25 कट हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पे a प्लस बी क्या लिख सकते हो आप? a प्लस बी, तो a प्लस बी के सामने तो क्या आएगा? 5, और a माइनस बी को अपॉन में ले जाओ तो a माइनस बी के सामने क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या 3 आ जाएगा क्या आपके पास? a माइनस बी के सामने 3 आ जाएगा। अब यहाँ से जब भी आपके पास ये केस बने ना, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन सोल्व करते थे ऐसे इक्वेशन हम, ये जो इक्वेशंस है वो हम सोल्व करते थे 10th क्लास में, 9th क्लास में ये आती थी। तो उस टाइम आप करते क्या थे? इनको क्या करते? बी से बी कट करेंगे तो ए 2 बार जुड़ जाएगा, इधर ये जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम वैसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आइडिया रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारी कॉपी नहीं चेक हो रही यहाँ पे। हम जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा चीजें माइंड में करेंगे वही हमारे काम आएगी, है ना? तो ये आप देखो, आप क्या करोगे? डबल ए है ना यहाँ पे ए, तो ए निकालना है ना आपको, तो इन दोनों को जोड़ो, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और हाफ कर दोगे तो ए कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। ऐसे ही आप बी निकाल सकते हो। बी निकालने के लिए आपको करना क्या है? इन दोनों को माइनस कर लो, तो 5 में से 3 आपने माइनस किए तो कितने आए आपके पास? तो 2 आए, और फिर उसको आधा कर दो तो आधा किया तो कितना आ गया? 1। यानी बी आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। अब ए और बी दोनों मिल गए। अब आपको जो भी पूछा है उसका आंसर हम दे देंगे। तो ये क्या कहता है? ये कहता है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है? ए के बराबर है। बी का कितने प्रतिशत, मैं कहता हूं x प्रतिशत, किसके बराबर है? ए के बराबर है। ऐसी बात कर रहा है क्या? इस लाइन से क्या आप ऐसा बना सकते हो क्या भी x% की बात कर रहा है, वो भी किसका? a बटा b का। फिर यहां से परसेंट हटाओ तो आप कहोगे x a, और परसेंट हटाया तो बटे में 100 आता है, वो 100 इधर आ जाएगा घूम के, है ना? तो वो 100 कहाँ जाएगा? इधर। तो एक ऐसा फॉर्मेट इसका बन जाएगा क्या? ये मैं ना जो अभी इतना बड़ा ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये आपको पूरा बेसिक से समझाने के लिए कर रहा हूँ। ऐसे होती है चीजें। आप जब इस क्वेश्चन को करोगे तो आप इतना नहीं करोगे, मैं बताता हूँ इसके बाद। आप थोड़ा सा डायरेक्ट इसको सोचोगे, है ना? 2-4 बार, अगर आप बिल्कुल नए हो तो 2-4 बार आप ऐसे करना, तो आपको बेसिक जो थ्योरी होती है क्वेश्चन के पीछे भी, बेसिक क्या था इसका, कहाँ से ये आया था, वो आपको पता चलना शुरू होता है। आपकी ट्रिक्स कितनी भी मजबूत हो, आपको कितनी भी ट्रिक्स आती हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन होगा नहीं भाई ट्रिक्स से। क्योंकि अब जो एग्जाम आते हैं वहां पे ट्रिक से सॉल्यूशन नहीं होते, और ट्रिक से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। आपको बेसिक जो है वो पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनसे आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करोगे, तब आप किसी बड़े क्वेश्चन जब बनेगा तो बड़े क्वेश्चन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनेंगे अंदर। तो ये छोटे क्वेश्चन में जो भी चीजें आती है वो हम डायरेक्ट लिखेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे बेसिक से, है ना? तो हमारा टाइम बचेगा। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अब ये ट्रिक्स वाला काम है वो चलता नहीं है। फिर भी मैं आपको साथ साथ में चीजें जो है वो बताता रहूंगा, तो आप ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या आपके पास x निकालना है ना, कितना प्रतिशत है, तो वो क्या होगा? a अपॉन बी इंटू में 100, है ना? आप ऐसे भी सोच सकते थे b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b आपके पास कितना है, तो b कहोगे 1 है तो 1 बटे में आएगा।
ए पूछा है तो ए ऊपर आ जाएगा, और प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं 100 से। तो क्या आपके पास 400 बन जाएगा क्या? ये कितना परसेंट बन जाएगा? 400%। कितना परसेंट बन गया? ये 400% बन गया क्या? तो 400% होगा बी। बी जो है वो ए के 400% के बराबर होगा। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? अब दूसरी बात हम देखते हैं, जैसे आपके पास कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ना, जब भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है तो हम ये पूरा ऐसे सोल्व नहीं करते इसको, हम थोड़ा सा डायरेक्ट सोच लेते हैं। डायरेक्ट कैसे सोचते हैं देखना, आप क्या करोगे इसमें, आप ऐसे सोच सकते हो, जब आपको ए निकालना है ना यहाँ से, तो ए निकालना है तो जो भी ये दो नंबर लिखे इनको जोड़ के आधा कर दो। तो आपने जोड़ा इन दोनों को तो कितना हुआ? ये 15 और 25 40 हो गए। 40 का आधा कितना हो गया? 20। और बी निकालना है आपको, तो बी निकालने के लिए क्या करोगे? इन दोनों को माइनस करके आधा कर दोगे। तो 25 में से 15 गए तो 10, और 10 का आधा किया तो हमारे पास कितना आ गया? 5। अब आपको पूछा है बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी का पूछ रहा है, जिसका पूछता है वो तो आता है बटे में, और ए कहां जाएगा? ऊपर। तो बी तो आएगा बटे में और ए कहां आएगा? ऊपर। अब परसेंट बनाना है तो आप गुणा कर सकते हो 100 से, नहीं तो आप ऐसे कट करोगे 4, और जैसे ही आपको 4 दिखाई दिया, आपको पता है भी एक जो होता है ना, एक वो परसेंट में होता है 100% के बराबर। तो 4 कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप कहोगे जी 4 होगा 400% के बराबर। तो ये क्वेश्चन तो इतना ही था सिर्फ, है ना। ये मैंने बताया, अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, पता नहीं है पूरा बेसिक का भी इसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है, अब इनको जोड़ने और आधा करने के बीच की जो प्रोसेस थी वो आपको पता रहनी चाहिए भाई, है ना भी। ऐसा होता है, तब आप अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे उनको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आप जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता होगा आप वीडियो को पॉज करते हैं और पहले करने की कोशिश करते हैं। मैं कितनी मेहनत करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप खुद अपने लिए मेहनत नहीं करोगे, ये बात आप ध्यान में रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, नहीं हो तो आगे सॉल्यूशन देखना है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप कहोगे इसको तो डायरेक्ट कर देंगे अब, है ना। देखो यहां से x निकालने के लिए आप क्या करते हो, तो x निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों को ऐड करोगे तो इन कितने हो गए? 80, और 80 का आधा कर दोगे तो 80 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 40। और ऐसे ही y निकालोगे तो y के लिए इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर आएगा 50, और 30 का अंतर कितने का आया आपके पास? 20 का, और आधा कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास? 10। अब पूछ क्या रहा है, तो x का कितने प्रतिशत y है, x का पूछ रहा है, तो x तो कहाँ आएगा? बटे में, तो बटे में तो कितना आ जाएगा? 40। कितने प्रतिशत y है, तो y 10 है, और प्रतिशत का साइन लगाओगे तो आपके पास क्या करना पड़ेगा? 100 से गुणा, तो कट कर दो तो ये 25% है क्या, है ना। आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे भी ये 1/4 बन रहा है, और 1/4 मुझे याद है कितना होता है? 25%, है ना। पहली क्लास से भिन्न और परसेंटेज का रिलेशन याद है ना आपको, तो वहां से आएगा ये। अब दूसरी बात, इसमें छोटी सी मेरी बात और सुनना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहाँ पे। जैसे आप क्या करते हैं इसके अंदर, इसके अंदर आपसे ऐसे भी आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको दिया हुआ है ये तो एक तरह का क्वेश्चन है, इसमें आपको दूसरी तरह का क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है भी x से कितने प्रतिशत अधिक है y, है ना। भी y x से अधिक है या कम है? कम है, तो पूछ सकता है भी y जो है वो x से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहोगे x से, और कम की बात कर रहा है तो 40 से कितना कम है, तो 40 से 10 कम करोगे तो 30 कम है, तो 30 कम करोगे तो यहाँ पे 3/4 बनेगा, और 3/4 आप सबको पता होता है भी परसेंटेज में कितना होता है? ये 75%। ऐसा भी क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है दूसरी तरह का। तीसरी तरह का क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जा सकता है वो क्या हो सकता है भी, x जो है वो y से कितने प्रतिशत अधिक है, x y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y तो बटे में आएगा क्योंकि y से पूछ रहा है, और कितना अधिक है, तो 10 से 40 कितना अधिक हो गया? 30 अधिक हो गया, तो 30 अधिक होगा तो यहां से आपके पास 3 आएगा, और 3 आपको पता है कितना होता है, तो 300% होता है। कितना? 300%। तो ये 300% आ जाएगा आपके पास। क्या ये बात समझ में आई है क्या आपको?
ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, जिनकी बात हमने दूसरी क्लास में की थी। बेसिक जो कर रहे थे हम, उसमें दूसरी क्लास में थ्योरी की जो हमारी क्लास थी, ठीक है। तो आप देखना इन चीजों को। अब आगे का क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। देखो, आपने कोशिश की है, ऐसी मैं फिर बोल रहा हूं भी, मुझे उम्मीद है आपने पूरी कोशिश की होगी इससे पहले। अब आप सॉल्यूशन देखना क्या कहता है। x है एक आपके पास, अन्य संख्या y से 10% कम है। भी x जो है वो y से 10% कम है। अगर मैं सिर्फ x और y की बात करता तो 10%, तो 10% के भिन्न आप बोलते हो 1/10, और y से कम है तो इस बटे वाले को तो क्या मान लोगे, y मान लोगे क्या। तो y तो आपके पास 10 होगा, और 10 पे कितना कम है, तो 10 पे 1 कम है, तो आप कहोगे x कितना आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा क्या। तो x कितना आएगा, 9 आ जाएगा। आगे देखो, तथा y संख्या 125 से 10% अधिक है। भी y जो है ना वो 125 से 10% अधिक है। 125 और 125 से 10% अधिक है, ध्यान रखना। फिर वही 10% अधिक का मतलब क्या हुआ, 1/10 इसकी भिन्न होती है, यानी y है तो ये 125 तो कितना है, ये 125 है यहाँ पे, है ना। 125, ध्यान रखना 125, और 125 से 10% अधिक है, तो 10% अधिक है यानी 10 में कितना है, एक ज्यादा, यानी 125 तो आपके पास 10 है, और ये 10 से एक ज्यादा यानी है कितना, ये 11 है। क्या ये बात समझ में आई क्या, मैंने कैसे लिख दी। जब आप किसी चीज को बढ़ाते हो या कम करते हो ना परसेंटेज में, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं। जैसे आप ऐसा भी इसको सोच सकते थे, भी कोई संख्या कितनी है, अपने आप में 100% है, इससे कोई संख्या 10% अधिक है तो 110 होगी। अब इनका रिलेशन बनाते हो ना, तो आपके पास 10 और कितने का बनता है, 11 का। अब अधिक है वो तो y है, और जो कम है जिससे अधिक है वो कौन है, 125 है। तो 125 कितने की वैल्यू होती है, 10 की। तो 125 अगर 10 की वैल्यू है तो 11 की वैल्यू आपको यानी y निकालना है। तो y आपके पास 11 है, तो आप ऐसे भी लिख सकते थे। इसी लाइन को हम ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो थोड़ा सा आप इसको डायरेक्ट लिखना, ये धीरे धीरे आपके माइंड में आने लगेगी चीजें जो है वो कैसे बनती है। तो ये कह रहा है 125 जो है वो y जो है वो 125 से 10% अधिक है, तो 10% की हमने भिन्न लिखी 1/10, तो 10 तो आपके पास क्या होगा 125, और 125 में 10 में 1 जोड़ोगे तो 11 आपके पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू। तो आपसे पूछा है x किसके बराबर है, तो x किसके बराबर है यही पूछा है क्या। अब ये जो वैल्यू आ गई ना, ये किसकी वैल्यू है, तो ये वैल्यू है y की। किसकी वैल्यू है, y की। तो अगर ये y है और यहाँ पे y कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे y है 10, तो ये पूरी की पूरी क्या आपके पास 10 की वैल्यू है क्या, ये जो भी वैल्यू है पूरी की पूरी वो 10 की वैल्यू है क्या। और आपको x निकालना है, यानी 10 पे कितने की वैल्यू निकालनी है, 9 की। तो आपको 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 आ जाएगा आपके पास ऊपर। अब इसको जो गुणा भाग करेंगे तो ये आपके पास x बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ठीक है क्या, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया है क्या ये क्वेश्चन। एक बार आप इसको फिर से देख सकते हैं, अगर कम समझ में आया है फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं एक बार। देखो 125 था, और 125 से 10% अधिक था y। इसको आप ऐसे लिख लो, जैसे आप ऐसे सोच लो, है ना। आप क्या लिखो इसको, आप ऐसे देख लो, भी आपके पास क्या है यहाँ पे, एक है x और एक है y, और एक आपके पास क्या है, मान लो तीसरी संख्या आपके पास कितनी है, 125 मान क्यों लो, दी हुई है ये, है ना, z मान लेते नहीं तो। अब कहता है y, उल्टा पढ़ता हूं मैं इसी क्वेश्चन को, y जो है वो 125 से 10% अधिक है। अगर 125 ये संख्या 125 है, तो 125 का 10% अधिक करोगे तो क्या आप ऐसे लिखोगे क्या, भी 10% अधिक करने पे इतना बनेगा, है ना। 10% की भिन्न कितनी होती है, तो 1/10, तो 10 तो 125 है ही, और उस पर कितना अधिक है, तो उस पर 1 अधिक है ना। इसके बाद में ये कह रहा था x एक अन्य संख्या y से 10% कम है, यानी x जो था वो y से कितना कम था, x कितना कम था, y से 10%। तो y है कितना अभी आपके पास, तो आप कहोगे y तो मेरे पास इतना है, और जो x है वो इससे क्या है, y से 10% कम है। तो 10% की भिन्न आपके पास होती है कितनी, 1/10।
तो y 10 तो है ही, और 10 पे 1 कम करोगे तो x 9 होगा आपके पास। तो y तो 10 है और 10 पे 1 कम कर दिया तो x कितना आएगा आपके पास, 9 आएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू आएगी। अब इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आई क्या बात? अब थोड़ा बहुत नजर ऑप्शन पे भी रखना भाई। अब देखो इनमें कुछ भी कटता नहीं है, क्या कुछ कटता है क्या इनमें, है ना? जैसे आप इसको 5 से काट सकते हो लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे 2 जीरो है, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो वापस वैसा ही आएगा। तो इन 2 जीरो को रहने दो और इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये आंसर नहीं होगा कभी भी और ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नीचे 2 जीरो है तो 2 छोड़ के पॉइंट तो लगेंगे ही लगेंगे। बात समझ में आई क्या मेरी? भी 2 छोड़ के पॉइंट लगेंगे। तो यहाँ पे इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 5 और ये 132 और 100 कितना हो जाएगा आपके पास, 37 हो जाएगा क्या? और गुणा किससे करोगे, 9 से करोगे। तो यहाँ पे लास्ट में कितना आना चाहिए, 5। तो दो ऑप्शन में आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है, 5। तो यहाँ पे कितना, 7 नियम 63, 63 और 4 कितने होते हैं आपके पास, 67। तो लास्ट में कितना आएगा, 0.75 आएगा। तो 0.75 इस एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आगे आप इसको सोल्व कर लेना पूरे को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 123। अब पूरा सोल्व नहीं करना होता हमें, है ना, थोड़ा सा ऐसे हम कैलकुलेशन से देख लेंगे चीजों को। ठीक है? और 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको याद होनी चाहिए चीजें, है ना। 11 वाली, जैसे 11 का टेबल बहुत इजी है, आप आसानी से इसको याद कर पाओगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो और करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करना और फिर सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कहते हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20, 25 और 20 कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे लिखना आप 25% और 20% कम है भाई, है ना। 25% और 20% कम है आपके पास, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। भी कोई भी दो संख्या है, ये फर्स्ट है मान लो, और ये आपके पास मान लो सेकंड है, और ये आपके पास थर्ड है। ये जो पहली दो संख्या है वो तीसरी संख्या से 25% और आपके पास कितना, 20% कम है। अगर मैं ये 25 लिखूं तो क्या आप इसको ऐसे लिखते क्या, एक बार के लिए, है ना। और यहाँ पे 20 लिखते तो क्या आप एक बार के लिए इसको ऐसा लिख लेते क्या? आप इनको भिन्न में भी लिख सकते हो। जैसे भिन्न में लिखते तो 25 को तो कितना लिखते आप, तो आप कहोगे 1/4 लिखता मैं। और इसको कितना लिखते, तो इसको आप कहते मैं 1/5 लिखता, है ना। ऐसा आप लिखते, तो ये आप भिन्न में भी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। दोनों का, इन दोनों का जो कंपेरिजन है वो एक ही नंबर के साथ किया जा रहा है। दोनों का कंपैरिजन एक ही नंबर के साथ किया जा रहा है, तो वो नंबर अगर एक हो तो आपके पास आसानी हो जाएगी। जैसे अगर आप 25/100 और 20/100 लिखते हो ना, तो जिस नंबर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है इनका, वो नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, 100 हो जाएगा क्या। तो उस नंबर को, जैसे तीसरी संख्या के साथ इनका कंपैरिजन हुआ, तीसरी संख्या के सापेक्ष इनकी बात हुई है आपके पास, तो आप उसको कितना मान लोगे, तीसरी संख्या को 100 मान लोगे क्या। तो तीसरी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। यहां पे देखो, इन दोनों से अगर आप 4 और 5 लिखते तो क्या यहाँ पे कौन सा नंबर लिखते? पहली संख्या के लिए तो यहाँ पे आपको 4 लिखना पड़ता, और दूसरी संख्या के सापेक्ष बात हो रही है तो 5 के सापेक्ष बात हो रही है, फिर दोनों अलग अलग लिखते। तो ऐसी कंडीशन में भी हम कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखना, भी जब भी आपके पास भिन्न आती है ना, भिन्न आती है, जैसे एक भिन्न आती है तो नीचे वाले को हम इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, या जिसके सापेक्ष बात कर रहा है वो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास दो भिन्न आ जाए, तो ये जो नीचे वाले लिखे हैं ना, इनके एलसीएम को मान लेंगे हम, वो संख्या। जैसे 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो ये जो तीसरा नंबर है इसको 20 मान लो आप, तीसरे नंबर को कितना मान लो, 20। तो अब ध्यान रखना, अब 20 पर ये, जैसे 4 पर कितना कम है, तो 4 पर 1 कम है, तो कितना होगा ये होना कितना चाहिए, पहली संख्या की बात कर रहा है। जैसे पहली संख्या 25% कम थी, तो 25% कम थी, तो 4 पे 1 कम हुई, तो ये कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए क्या आपके पास। तो ये अगर 3 है, देखो 4, अब 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 20। 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, तो आप कहोगे 5। भी 4 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू हुई 5। अब वो संख्या बचेगी कितनी, 1 कम करने पे 3 बचेगी, तो 3 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी होगी, 15। तो यहाँ पे आप 15 लिखोगे। ठीक है क्या। सेम ऐसे ही इस 20, 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20,
तो 5 की वैल्यू अगर 20 है तो 1 की वैल्यू आपके पास 4 होगी, और 5 पे 1 कम करोगे तो 4 की आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या 16 आ जाएगी क्या आपके पास? ये थोड़ी सी बात समझ में आई या नहीं आई भी? अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो ये थोड़ी सी देर बाद आपको समझ में आने लगेगी। आप सीधे सीधे यहाँ से ऐसे लिख लेते और 100 लिखते क्या बटे में। अब 100 पे पहली संख्या तो कितनी कम है, तो 100 पे 25 कम है, तो क्या पहली संख्या 75 होगी क्या आपके पास? और दूसरी संख्या 100 पर 20 कम है, तो 100 पर 20 कम है, तो 100 से 20 कम करोगे क्या 80 होगी क्या? अब इनको काट के इनका रेशियो बना लो, तो 5 से काटा तो ये 15 बार कटेगा, ये कटेगा 16 बार, और ये कटेगा आपके पास 20 बार। तो क्या ये इनका अनुपात बन जाएगा क्या आपके पास? तो ये बनाया, और यहां से ये चीज डायरेक्ट बन जाती है, बस यही फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान में रखना। अब आपसे पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली जो संख्या है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या तो आपके पास 16, और पहली की बात कर रहे हैं तो पहली है 15, और कितना आ जाएगा गुणा में 100 आ जाएगा क्या? तो आपके पास अप्रोक्स आंसर कितना आएगा? देखो 5% नहीं हो सकता, आइडिया लगा लेना है ना। 15/16 लिखा है, तो 15 अगर आपके पास ऐसा लिखा होता 16/16, तो 16/16 लिखते तो पूरा पूरा 100% बन जाता क्या ये, है ना। तो यहाँ पे 100%, 100 से 15 लिखा है, 16 से थोड़ा सा कम है, तो ये नहीं हो सकता। 75 भी नहीं होगा, 80 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कटते ही नहीं है। कटते पूरे पूरे तब होता, तो आपके पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे बचता है 93.75। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या समझ में आई क्या मेरी बात? तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप इसको भाग भी दोगे तो भी ये आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन से भी हम देंगे, है ना, देखेंगे चीजों को। ये जो ऑप्शन है ये एग्जाम के अंदर आए हुए ऑप्शन है, आप ध्यान रखना भी। ऐसे नहीं है मैंने अपनी तरफ से लिख दिए और आपको ऐसे बताने के लिए भी ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए ऑप्शन है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश करो। देखो देखो यहाँ पे ये क्या कहता है, P का 50% Q के 25% के बराबर है। भी P का 50%, ये मैं बेसिक बता चुका हूँ आपको कई बार। Q के कितने परसेंट के बराबर, 25% के बराबर। परसेंट की बात कर रहा है तो दोनों में बटे में 100 कट करना, तो 100 से 100 और 25 एकम 25 और 25 दूना कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे P और Q का अनुपात बनाओगे तो 2 तो यहाँ चला जाएगा और 1 आया वो इधर आ जाएगा, तो इनका अनुपात ये बन जाएगा क्या आपके पास। तो अब पूछ रहे हैं पी क्यू का कितना प्रतिशत है, क्यू का एक्स प्रतिशत है, तो एक्स की वैल्यू बताओ। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। अब ये जो होता है ना, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे भी, पी और क्यू का पूछ रहा है तो क्यू तो बटा में आएगा और गुणा में 100 करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाती है ना। तो ये एक तरह का फॉर्मूला, आप फॉर्मूले हम करेंगे नहीं। एक बात और ध्यान रखना भी, हम पूरी मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे लेकिन हम कभी भी फॉर्मूले को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। हम सारी की सारी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे लेकिन कोई भी फॉर्मूले को ऐसे याद करना है या ऐसा ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। जो भी हमें जहां भी फॉर्मूले की जरूरत होगी वो अपने आप बनेगा या आपके माइंड में आएगा, है ना, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, तो ये 2 तो क्या आएगा, क्यू तो आएगा बटा में, ऊपर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे गुणा में 100 लगाओगे तो क्या 50% बन जाएगा क्या ये। तो 50% आपका आंसर हो जाएगा। आप 1/2 से भी पता लगा सकते थे भी, 1/2 की भिन्न कितनी होती है 50%, तो 50% हो जाएगी। आसान सा और इजी सा क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है भी मैं आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आया और 5-7 एक बहुत ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चन लाया, 4-5 ट्रिक बताई और ये उड़ा देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम बिल्कुल बेसिक से चीजों को यहाँ पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन को देखो आप। क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है पी क्यू से 6 गुना अधिक है। भी एक तो आपके पास पी है और एक आपके पास क्यू है, और जो पी है ना वो क्यू से 6 गुना अधिक है। तो क्यू से 6 गुना अधिक है, तो क्यू अगर एक होगा तो एक का गुणा करोगे 6 तो 6 हो जाएगा क्या आपके पास। अब अगर आप इसको 2 मानते तो 12 हो जाता, 3 मानते तो 18 हो जाता, 100 मानते तो 600 हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमने क्या माना, पी क्यू से 6 गुना बड़ा है,
तो Q को तो कितना मान लिया, 1 मान लिया, तो इससे कितना गुना बड़ा हो गया, 6 गुना बड़ा, तो 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, तो Q जो है वो P से कितने प्रतिशत कम है, तो P से बात कर रहे हैं तो P तो आएगा बटे में, और कम कितना है, तो 5 कम है, तो 5 आ जाएगा ऊपर, और गुणा में क्या लगा दोगे, 100। अगर गुणा में 100 नहीं लगाते तो यहां से भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां से आप कैसे आइडिया लगाओगे, है ना। कल की क्लास में भी या परसों की क्लास में मैंने ये चीजें बताई है आपको। जैसे आप क्या लिखोगे भाई, 1/6 और 1/6 को किससे गुणा कर दिया, इसने 5 से गुणा किया क्या, तो 1/6 तो आपको याद होती है, 1/6 की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, तो आप कहोगे 16 से 2/3%, है ना। परसेंट में ये इतना होता है, और इसको गुणा कर दो 5 से, तो 16 5 80, है ना, 80, और यहाँ पे कितना 10/3। अब 3 और बार भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा, तो 83 से 1/3% आपके पास हो जाएगा। तो इतना आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो 83 से 1/3% आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या। तो यहां से आप इसको ध्यान रखना भी 5/6 है वो कितना होता है आपके पास, तो वो कितना होता है 83 से ही 1/3%। इसके अलावा मैंने कुछ आपको चीजें और बताई थी कल की क्लास में, जब हम क्वेश्चन कर रहे थे मैंने एक टेबल बताई थी आपको भी, इधर तो अगर आप बढ़ा हुआ मान लिखो, इधर तो क्या लिखो आप, बढ़ा हुआ मान लिखो, और इधर आप क्या लिखो भी बढ़ रहा है, और इधर आप क्या लिखो कम हो रहा है। जैसे आपने कहा भी एक चीज को अगर 20% बढ़ाया, एक चीज को कितना किया, अगर 20% बढ़ाया, कल मैंने इसको किसी और तरीके से बताया था, और कुछ किसी और तरीके से बता रहा हूँ, ये होते मैच ही है। जैसे कल मैंने आपको ऐसा बताया था भी ए और बी है, अगर ए को आप 20% बढ़ा दो तो है ना बी, तो बी ए से कितना कम हो जाएगा। जैसे ए मैंने ऐसा बोला था कि जो ए है वो बी से 20% बड़ा है, बी से क्या है 20% बड़ा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा, तो आप कहोगे ये 16 से 2/3% क्या होगा आपके पास कम होगा। ये निकलता कैसे है ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मैंने कहा किसी चीज को अगर 20% बढ़ा दो तो उसको कितना कम करें कि वो बराबर हो जाए, यहाँ पे बता रहा हूँ, ये यूज होगा वापस, है ना। किसी चीज को आपने बढ़ाया, है ना, मान लो किसी रेट को आपने 20% बढ़ा दिया, तो उसको वापस कितना कम करो कि वो उतना ही वापस हो जाए। तो जैसे आप 20% बढ़ाओगे तो आपको कितना कम करना पड़ेगा, तो आपको 16 से 2/3% कम करना पड़ेगा उसको। तो ये दोनों के दोनों एक ही टेबल है, इस टेबल में या इस टेबल में कोई खास फर्क नहीं है, बोलने का तरीका हमारा क्या है, इन दोनों को अलग है। अब यहाँ पे जैसे ये आया आपके पास, ये क्या था, ये था भी ए, जैसे आप यहाँ पे पी का पता करते हुए, पी जो है वो क्यू से कितना परसेंट अधिक है, तो पी क्यू से कितना अधिक है, तो आप कहोगे क्या 500% अधिक है, कितना परसेंट, 500% अधिक है। पी जो है वो क्यू से कितना अधिक है, तो 500% अधिक है। और तो क्यू क्यू आपके पास पी से कितना प्रतिशत कम होगा, तो वो कम कितना होगा आपके पास 83 से 1/3%। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना इसमें, तो ऐसे आ जाते हैं कई बार, है ना, ये आते नहीं है, लेकिन हम इनको कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन के बीच में आएगा तो इस चीज को हम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और करने की कोशिश करो। क्या कह रहा है आपको, कह रहा है यदि राम की आय शाम की आय से आय की शाम की आय से 12.5% अधिक हो। अब 12.5% कितना होता है, 12.5% है ना, कितना ये 12.5%, और 12.5% मुझे ऐसी उम्मीद है भी आपको अच्छी तरीके से याद होगा, कितना होता है ये 1/8, कितना होता है ये 1/8 होता है, ठीक है। तो ये 1/8 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे देखना भी राम की आय जो है, राम की आय शाम की आय से, एक तो है राम और एक है शाम। अब राम की आय अधिक है किस से, शाम से, तो इस बटे वाले को अगर शाम मान लोगे तो शाम पर कितना बढ़ा दोगे, 1 बढ़ा दोगे क्या, तो शाम अगर आपके पास 8 है तो राम निकालोगे तो राम की आय कितनी आएगी, 8 पे 1 अधिक है तो 9 आ जाएगी क्या आपके पास। तो ये पूछ रहा है तो शाम की आय राम की आय से कितने से भिन्न कम है, कितने प्रतिशत, इसको कर लेना कितने प्रतिशत कम है ना, कितने प्रतिशत कम है, भिन्न कम नहीं है भाई, कितने प्रतिशत क्या है कम है। तो आप क्या कहोगे भी कितने प्रतिशत कम है, देखो 9 पर 1 कम है क्या, ये राम तो आपके पास 9 है और 9 पर 1 कम है, और 1/9 कितना होता है,
तो आप कहोगे 1/9 गुरुजी कितना होता है आपके पास, 11 से 1/9 होता है। कितना, 11 से 1/9। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। अब इसको उस टेबल में ऐड कर सकते हो आप। जैसे अगर एक चीज आपके पास कितनी 12.5% अधिक है ना, एक अगर दूसरे से 12.5% अधिक है तो दूसरा पहले से क्या होगा, 11 से 1/9% क्या होगा आपके पास, कम होगा। तो ऐसे रिलेशन हम याद थोड़े थोड़े याद नहीं, मतलब समझ लेंगे इनको और थोड़े थोड़े हमारे ध्यान में रहने शुरू हो जाएंगे, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है, हम ये कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन की ये भी नहीं करते, डायरेक्ट इसका आंसर क्या करते हैं, हम टिक कर देते। जैसे देखो नेक्स्ट, दो संख्याओं का अंतर आपको कितना दे रखा है, आप एक ट्राई मार लो वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखना भाई, कहता है दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है आपके पास, 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है आपको। छोटी संख्या ज्ञात करनी है, कोई भी दो संख्याएं हैं आप लिख लो, जैसे आपने लिखा ए और बी है, तो ए और बी क्या है आपके पास, 1660 है। 1600 कितनी है, 60। अब कहता है एक संख्या का कितना, एक संख्या का आपके पास कितना है, आपके पास यहाँ पे 6.5%। तो 6.5% आपको नहीं पता कितना होता है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। तो इस भिन्न को, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलना बताया था मैंने, है ना। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, तो ये कितना आएगा आपके पास, 12। कितना आएगा ये, 12। तो 12 नहीं 13, जैसे 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13/2% आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 13/2%। और यहाँ पे कितना बराबर किसके है, दूसरी संख्या के 8.5। तो 8.5 को बदलोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो 17/2% हो जाएगा ये। 17/2% के बराबर है। तो बी का तो कितना होगा, 17/2%। अब दोनों को कट कर दो, देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ए और बी का अनुपात काटोगे तो 17 तो आ जाएगा इधर, और आपके पास 13 के इधर आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। क्या ये बात समझ में आई क्या, तो ये दोनों को क्या हो जाएगा आपके पास, अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया हुआ है, 1660। तो यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहोगे यहाँ पे अंतर कितना है आपका, 4 का। तो 1660 जो है वो कितने की वैल्यू, 4 की हुई ना। भी यहाँ पे अंतर 4 का और यहाँ पे 1660 का, तो 1660 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 4 की। और छोटी संख्या आपसे पूछिए तो छोटी संख्या है कितनी, तो आप कहोगे 13। तो गुणा कर दो 13 से, 4 से काटा तो कितनी बार कटा, 4 से 4 बार और 4 से 15 बार। अब 13 से गुणा करो, लास्ट में 5 आना चाहिए, सभी ऑप्शन के लास्ट में क्या आ रहा है आपके पास, 5। तो 13 5 होता है आपके पास 65, फिर 13 और 5, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना लास्ट में, यानी 19, 13 और 6 19, 19 का 9, और फिर 13 कितने, 13 चौका 52, 52 और 9 कितने होते हैं आपके पास, 61 होते हैं क्या, 52 और 9 कितने होते हैं, 13 चौके 52 ही होते हैं ना, हाँ 13 चौके 52, और एक बचा था ना, 9 नहीं बचे थे, 53। कितना हो जाएगा आपके पास, मैं इसको वापस से लिख देता हूँ भाई। कितना हो जाएगा ये 4, और यहाँ पे आप 13 से गुणा करोगे तो 4 से काटा तो 4 बार, और 15 चौका 60, आपने 5 आएगा, फिर 13 और 9 19 हो जाएगा, 13 चौका 52, और एक कैरी आया था तो वो कितना हो जाएगा, एक हंसल आई थी तो कितना हो जाएगा, 53। तो आपके पास ये ऑप्शन हो जाएगा। आप यहाँ से देखो, दो लास्ट की 2 डिजिट से भी आप ऑप्शन में क्या कर सकते थे, पता कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 9 आया तो आप वहीं पे कैलकुलेशन करते, आगे आपको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इसको अब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, देखना, डायरेक्ट लिखने के लिए मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ भी ए और बी, जो बी का है ना उसको तो ए के बटा में लिख दो, और जो ए वाला है ना उसको बी के बटा में लिख दो। ऐसा मैं आपको बोल सकता हूँ भी, इसको कट कर देना तो यही इनका अनुपात बन जाएगा। लेकिन ये बना कैसे, है ना, कोई और क्वेश्चन में यही लैंग्वेज किसी और तरीके से लिखी होगी तो आप कहोगे अल ये तो नहीं बनेगा। तो आप इस चीज को समझ लेना भाई, है ना, नहीं तो हम डायरेक्ट बना देते और मैं ऐसे हवा में बातें उड़ा देता। तो ये ऐसे नहीं, आप थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे जो क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में करना शुरू करेंगे। काफी सारे जो क्वेश्चन है ये अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम ऐसे के ऐसे सारे क्वेश्चन करने जो है शुरू करेंगे। देखो टाइप वैसे अलग अलग है नहीं, इसमें टाइप सारे सेम ही है, क्योंकि सारे के सारे परसेंटेज के क्वेश्चन है, हम प्रतिशत ही निकालते जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं होगा क्या, आपके पास कुछ क्वेश्चन एक तरीके से होने शुरू होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से अलग होंगे।
सब एक दूसरे से मिक्स आएंगे ये, तो आप ध्यान रखना। अभी किया है वो तरीके भी इसमें लगेंगे और थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए कुछ और तरीके भी हम इसमें लगा सकते हैं। पढ़ो क्वेश्चन को और करो आप। देखो क्या कहता है, यदि पेट्रोल की कीमत 40 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 60 रुपए प्रति लीटर हो जाए, यानी पहले पेट्रोल की कीमत कितनी थी, 40 थी, और अब कितनी हो गई आपके पास, 60 हो गई ये कीमत, है ना, हो जाती है, तो एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका व्यय जो है वो समान रहे। व्यय यानी उसका जो खर्चा है वो क्या रहे, समान रहे। ठीक है, यहाँ पे इस डाटा से आने से पहले मैं आपको छोटी छोटी कोई चीजें हैं वो बता देता हूँ, फिर इसको सोल्व करते हैं हम ना। जैसे हम इसको 3 4 5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल बना सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो तरीके हैं वो बने तो बेसिक से ही ना। कोई भी ट्रिक है वो बनी कैसे, बेसिक से। तो थोड़े से हम बेसिक पे इसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप किसी चीज को खरीदते हो तो उस चीज का कुछ ना कुछ मूल्य होता है क्या, मूल्य यानी मैं कह सकता हूँ उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्राइस होगा। ठीक है क्या, फिर आप कितनी खरीदते हो वो उसकी मात्रा होती है क्या आपके पास, क्या होती है, मात्रा। मात्रा को मैं कह सकता हूं क्वांटिटी, या आप इसको खपत भी बोल सकते हो। किसी चीज की कितनी आप खपत कर रहे हो, जैसे 2 किलो चीनी आपके घर में लगती है रोजाना, तो वो 2 किलो चीनी आप मात्रा भी बोल दो या उसको क्या बोल दोगे, आप खपत भी बोल दोगे क्या। फिर उसके बाद में आपको क्या दिया हुआ है, तो उसके बाद में आपको जैसे देखो आपका खर्चा कितना हुआ दोनों के ऊपर भी, आपने कितने रुपए किलो कोई चीज खरीदी और कितने किलो खरीदी। जैसे मैं कहता हूँ 50 रुपए किलो चीनी है और आपने 2 किलो चीनी खरीदी है, तो टोटल कितने रुपए लग गए आपके, क्या 100 रुपए लग गए क्या। तो ये जो 100 रुपए है वो आपका खर्चा है क्या, क्या है आपका खर्चा है क्या वो। खर्चा आप बोलो, या आप क्या कह सकते हो इसको, व्यय भी कह सकते हो, या एक्सपेंसेस भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये 100 रुपए आपका खर्चा है क्या यहाँ पे। अब जब देखना थोड़ा सा, जब अगर किसी चीज का क्या हो जाए, आपके पास रेट बढ़ जाए, मैंने कहा 50 से इसका रेट हो गया 60, है ना, तो आपका अगर खर्चा, वो जो खपत थी, मात्रा थी, अगर वो 2 किलो ही आप खरीद रहे हो तो आपके 120 रुपए खर्च होते क्या। लेकिन आप चाहते हो भी आपके जो रुपए खर्च हो रहे हैं ना, वो कितने ही खर्च हो, 100 रुपए ही खर्च होने चाहिए। कितने खर्च होने चाहिए, 100 रुपए। तो आप क्या करोगे, रेट तो बढ़ के 60 हो गया, क्या 100 रुपए खर्च करोगे जब आप, तो 60 रुपए किलो वाली, और 100 रुपए आपको खर्च करने हैं, तो कितना सामान खरीद पाओगे। तो आप क्या कहोगे भी, 60 रुपए, 100 रुपए मेरे को लगाने हैं और 1 किलो मैं खरीदूंगा तो वो कितने में आता है, 60 रुपए में। तो कितना किलो आप खरीद पाए, तो आप कहोगे मैं खरीद पाऊंगा 5/3 किलो। कितना किलो, 5/3 किलो। कि पहले जो 3 किलो खरीद पा रहे थे, 2 किलो खरीद पा रहे थे, अब वो 2 किलो से कम हो गया क्या आपके पास। तभी तो आपका खर्चा सेम रहा भी, 100 रुपए में 60 के हिसाब से आपने कितनी खरीद ली, 5/3 kg कोई चीज खरीद ली। अब आपको यहां से देखना होता है भी ये कितना कम हो गया, खपत जो है आपकी कितनी कम हो गई। पहले खपत कितनी थी, इनिशियल खपत कितनी थी, तो आप कहोगे इनिशियल खपत यानी पहले वाली खपत मेरी कितनी थी, 2 थी। अब जो खपत है वो कितनी हो गई, 5/2 खपत थी, और अब 5/2 हो गई, तो कितनी कम कर दी आपने, तो आप इसमें से माइनस कर लो, तो 6, और 1/3 कम कर दी क्या आपने, खपत को कितना कम कर दिया, 1/3। किस पे कम किया है, इस इनिशियल वैल्यू पे, किस पे कम किया आपने, 2 पे कम किया। तो 2 पे आपने कितना कम कर दिया, 1/3, और परसेंट बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 100 से गुणा कर दोगे, तो ये 3 नीचे उतरेगा, तो 1/6 और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। 1/6 से ही आपको पता चल जाएगा भी आंसर कितना होगा, तो 16 से 2/3% होगा। यानी आपको अपनी खपत जो है वो कितनी कम करनी पड़ेगी, यहाँ पे 16 से 2/3% खत्म करनी, कम करनी पड़ेगी। ये एग्जाम्पल आपको एक समझ में आया है क्या, है ना, ऐसे हम निकालते हैं। लेकिन होता क्या है इसमें, फिर से देखना, एक चीज और बताता हूं मैं, होता क्या है इसके अंदर, हम इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, जैसे आपने कहा अभी पहले 50 रुपए मूल्य था, अब मूल्य कितना हो गया, जो प्राइस था वो कितना था आपके पास, पहले 50 था, अब कितना हो गया, 60। आप मान लो आपका जो क्वांटिटी कुछ खरीद रहे थे, लेकिन जो एक्सपेंसेस आपका हो रहा था ना, जो खर्चा आपका हो रहा था, वो पहले भी कितना था, 100 था, अब भी कितना है, 100 रुपए आपको रखना है। तो आप चीजों को कम करोगे, खपत कम खरीदोगे, यानी क्वांटिटी कम परचेज करोगे। इन दोनों को काटो, इन दोनों को काटने से क्या रेशियो बनता है आपके पास, क्या 1:1 बनता है क्या,
1:1। अब यहाँ पे जो भी क्वांटिटी आएगी ना इन दोनों जगह पे, वो ऐसे नंबर आने चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1:1 बन जाए, 1:1 बन जाए। तो क्या आप ऐसा लिख सकते थे क्या भी 60 को तो आप यहाँ लिख दो और 50 को आप कहाँ लिख दो, यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो 3000 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो भी कितना आता, 3000। तो आप ऐसे क्या करते, ये यहाँ पे, तो अब 60 पे कितना हो गया, ये 50 हो गया क्या, तो 60 तो था और 60 पे 50 यानी कितना हो गया आपके पास, 10 कम कर दिया क्या आपने, तो 1/6 आ गया क्या ये, और 1/6 कितना होता है आपके पास, 16 से 2/3%। क्या ये बात समझ में आई क्या। अब इसी चीज को हम और थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हम करेंगे क्या, जैसे आपके पास पहले रेट था 50 और अब कितना हो गया 60, तो आप इनका रेशियो निकाल लो, तो पहले था 5 और अब कितना हो गया 6। अब लास्ट में आपके पास जो एक्सपेंसेस है वो सेम रहना चाहिए, यानी 1:1 में रहना चाहिए। तो 6 को तो इधर लिख दो और 5 को इधर लिख दो। तो आप देखना यहाँ पे, है ना, आप क्या करोगे, इनको गुणा कर सकते हो क्या, इनको क्या कर सकते हो। अब इन्हें यहाँ पे होता क्या है, जैसे आप क्या कर रहे हो, इनको मल्टीप्लाई तो करना है आपको दोनों को, तो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम यहीं पे इनको कट कर देते हैं, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो इधर आया 1 और इधर भी आया 1, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्वांटिटी होनी क्या चाहिए, 6 और 5, तो 6 थी और अब 5 हो गई, तो 1 कम हो गई क्या 6 पर, 6 पर 1 कम हो गई, तो वही आंसर कितना आ जाएगा, 16 से ही 2/3%। सेम काम इसके अंदर होता है। अब इतना बड़ा भी नहीं लिखते हम, इसको और छोटा कर लेते हैं, और छोटा ऐसे कर लेंगे। देखो पहले आपके पास कितनी थी, 50 रुपए था रेट, अब वो रेट बढ़ के कितना हो गया, तो 60 हो गया क्या आपके पास, है ना। अब रेट कितना हो गया, 60 हो गया। तो अब आपको ये जो है ना यहाँ पे खपत, अब ये खपत हो जाती है 60 आपके पास, और इस खपत को कम करना है, इतना कम करना है कि आपके पास खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं हो। तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे खर्चा कितना होना चाहिए आपके पास, 50 ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 50। ये जो 50 रुपए आपको मूल्य दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है, जैसे मूल्य मैं मान रहा हूं, ये यहाँ पे 40 दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना, वो क्वेश्चन अभी करेंगे। इसको हम खर्चा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, खर्च मान लेते हैं, मूल्य नहीं मानते इसको, खर्च मान लेते हैं। और खर्च होता क्या है आपके पास, खर्च आपके पास क्या होता है, मात्रा और प्राइस, यानी प्राइस और क्वांटिटी का क्या होता है आपके पास, गुणा होता है। तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, फिर हम जब रेशियो में बात करते हैं तो ये गुणा होते हैं, वो कट कटा जाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास पहले खर्चा था 50, अब खर्चा बढ़ के कितना हो गया, 60 हो गया। अब इस 60 को वापस कम करना है, 50 बढ़ाना है, तो कितना कम करोगे, तो आप कहोगे 60 को मैं 10 कम कर दूंगा, बोल सकते हो ना ऐसे, तो भी तो 1/6 ही आएगा। अब आप इसको और थोड़ा सा ऐसे देखते तो ऐसे सोच सकते थे भी 50 आपका खर्चा था और आपने क्या कर दिया, इसको 60 कर दिया, है ना। अब आपको क्या करना है, वापस आपका खर्चा कितना हो जाना चाहिए, 50 हो जाना चाहिए। तो अब तो आपका खर्चा है कितना, 60, तो 60 पे आप कितना कम कर दोगे, 10 कम कर दोगे। 60 पे 10 कम करोगे तो वापस 50 पे पहुंच जाओगे क्या, तो यहां से भी तो 1/6 ही आएगा, तो वही आंसर आएगा। तो ये ऐसे बनता है क्वेश्चन, मैंने आपको पूरा बेसिक से जो है वो समझाने की कोशिश की है। अब ये पर्सन बोलता है भी 40 रुपए प्रति लीटर बढ़कर 60 हो गया है, भी 40 वाला था तो वो बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया। तो व्यक्ति अपने खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका जो व्यय है वो समान रहे, तो उसका व्यय समान रहे। तो यहां से आप प्राइस का अगर रेशियो बनाओगे तो क्या 2:3 बन जाएगा क्या वो, और क्वांटिटी का रेशियो करोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी, 2:3। तो आपके पास जो खर्चा होगा ना, जो एक्सपेंसेस होगा, जो व्यय होगा आपका, वो इक्वल आएगा 1:1 में। तो क्वांटिटी देख लो यहाँ पे, क्वांटिटी यानी खपत पहले कितनी थी, 3 की, और अब कितने की हो गई, 2 की। तो 1 कम कर दिया क्या 3 पे, 3 पे 1 कम करना मतलब कितना होता है, तो 33 से ही 3-3%, 33.33% या 33 से ही 1/3%। समझ में आई क्या बात। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते थे, ये जो 40 है ना, इसको मूल्य ना मानकर हम खर्चा मान लेते हैं। 40 को क्या मान लोगे, खर्चा। भी खर्चा पहले था 60, अब कितना, पहले था 40 अब कितना हो गया 60। अब 60 से वापस 40 पे लेके जाना है, तो 60 पे कितना कम कर दोगे, क्या 20 कम कर दोगे क्या, क्या ये 1/3 होता है क्या आपके पास, तो 1/3 होता है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 33.33% हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको समझना, है ना। थोड़ा सा मैंने इसमें कई सारी चीजें बताई है, अगर आपको थोड़ी सी ऐसे लगे भी ज्यादा बता दिया या कुछ और हो गया, तो आप इसको एक बार वापस देखना, और इन चीजों को नोट करने वाली चीजें हैं ये, इनको नोट कर लेना भाई, माइंड में पहले नोट करना, बुक में चाहे बाद में नोट कर लेना। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का,
देखो आप ऐसे क्वेश्चन हम कल करने शुरू करेंगे, कल की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस आप करने की करोगे। मैं कर देता हूँ सोल्व, आप पढ़ लो इसको वीडियो को पॉज करके और फिर देखना सॉल्यूशन को आगे। कहता है ए की आय बी की आय से 30% कम है। बी एक तो है आपके पास ए और एक आपके पास है कौन बी। तो ए जो है वो बी से 30% कम है। 30% की भिन्न आपके पास होती है 3/10। अब बी से कम है तो बी को तो कितना मान लोगे 10, और 10 पे कितना कम है ये 3 कम है, तो आप इसको कितना लिखोगे यहाँ पे 7 लिखोगे। और बी की आय सी की आय से 137.5% अधिक है। 137.5, अब ये कितना होता है 137.5? 137.5 ध्यान से देखना, अभी 137.5 अधिक है तो पहले तो 137.5 की फ्रैक्शन बनाओ। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो इसको तोड़ दो, जो जो फ्रैक्शन आपको पता है ना उसके अंदर तोड़ना। जैसे आप क्या करोगे, इसको 100 और इसको क्या लिख सकते हो आप 37.5 लिख सकते हो क्या। फिर ये 100 तो कितना होता है आपके पास एक होता है, और 37.5 हमने कई बार इस क्वेश्चन को किया है। जैसे आपके पास 12.5% कितना होता है, तो आप कहोगे 12.5% 1/8 होता है। दोनों तरफ 3 से गुणा कर दो, तो यहाँ तो बनेगा 37.5 और यहाँ बन जाएगा 3/8। तो ये 3/8 की फ्रैक्शन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो 3/8, तो इन दोनों को ऐड किया हुआ है तो ऐड करने पे कितना बनेगा, क्या 11/8 बन जाएगा क्या। अब जो बी है ना वो ज्यादा है इतना, तो बी ज्यादा है किससे, सी से, तो सी को तो कितना मानोगे आप, सी को तो यहाँ पे कितना मानोगे 8 मान लोगे, और सी से कितना ज्यादा है, तो सी से आप कहोगे 11 ज्यादा है। तो ये जो बी है आपके पास यहाँ पे वो कितना आएगा, क्या आपके पास 19 आ जाएगा क्या, 11 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 19। तो बी यहाँ पे कितना आना चाहिए 19। अब पहली जो हमने क्लास थी हमारी पहली क्लास, उसमें मैंने आपको ऐसे सोल्व करना भी बताया था इस रेशियो को। अगर आपको रेशियो नहीं आता तो आप दूसरे तरीके से सोल्व करना, अगर आपको रेशियो आता है तो आप देखना अभी बी कॉमन है, तो बी यहाँ पे है कितना 19 और यहाँ पे 10 है, तो दोनों के एलसीएम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे 190 हो जाएगा बी, 19 को इधर गुणा किया तो कितना होता है आपके पास 133 होता है क्या, 133 हो जाएगा, और 10 को इधर गुणा करोगे तो 80 हो जाएगा। अब आपको दिया क्या हुआ है, बी की आय ए की आय, यदि ए की आय बी से इतने रुपए कम है, बी इतने रुपए कम है, यहाँ पे कितनी कम है, तो आप कहोगे 90 में से आपने माइनस किया तो आपके पास 8 और 5 57 कम है। बी ए जो है वो बी से कितना कम है 57, और यहाँ पे कितना कम है, तो यहाँ पे आपके पास कितना कम है, तो इतना कम है। तो आप तो सी की आय आपको निकालनी है, किसकी आय निकालनी है, सी, और सी है कितना आपके पास, सी है 80, तो 80 की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पे फाइंड करनी है। तो 57 से काटो, तो 57 से 5 बार कटता है, सीधा सीधा ही पता चल रहा है। तो ये 500 हो जाएगा, 8 पंजा 40, और आपके पास कितनी जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी। ठीक है, 3 जीरो आपके पास क्या होगी यहाँ पे आ जाएगी, तो 40,000 आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो 40,000 ही आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हम, है ना, मैं बता ही देता हूँ एक बार, जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो थोड़ी सी लंबी हो गई है अभी। तो एक बार देख ही लो आप, जैसे आपके पास क्या लिखा है, एक है ए और एक है आपके पास बी। ए अगर 10 है तो बी कितना होगा 7, बिना रेशियो के बता रहे हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितने का है 3 का, 3 की वैल्यू आपको कितनी देर की है यहाँ पे, क्या 28,500 थी ना, 28,500 दे रखी थी ना, 28,500 दे रखी, ठीक है, 28,500 दे रखी है, ये इनका अंतर दे रखा है। फिर कहता है जो बी है ना आपके पास वो क्या है, ये किसकी वैल्यू आ गई, अब इन दोनों का अंतर आ गया। अब ये कह रहा है जो बी है ना आपके पास, बी वो अधिक है किससे, सी से, और वो भी कितना, तो 137.5। तो 137.5% की आपने भिन्न बनाई, तो वो कितनी होती है आपके पास, क्या 11/8 होती है क्या, तो 8 पे 11 अधिक है, तो 8 पे 11 अधिक है तो कितना होगा, ये 19 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे बी है कितना 19, यहाँ पे बी कितना है आपके पास 10, तो यहाँ पे क्या है 10 जो है वो कितने की वैल्यू हो जाएगी 19 की, यानी 10 जो होगी वो आपके पास 19 की वैल्यू हो जाएगी। और आपको निकालना कौन है, निकालना आपको है सी, तो सी से गुणा कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो आप इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा भी। ऐसे हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब लास्ट की हमारी बातें वही पुरानी बातें, आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगी उनके बारे में बताइए, जो चीज़ें आपको खराब लगी उनके बारे में बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप इस वीडियो से जुड़ते हैं, इन क्लासों से जुड़ते हैं, तो आपका फायदा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं, और आपको ये वीडियोस जरूर कहीं ना कहीं काम आएगी।
कल की जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो होगी हमारी कौन सी, क्लास नंबर 5, जिसमें हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लास्ट के जो 2 क्वेश्चन थे ना, ऐसे क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास जो है वो हमारी कितने बजे मिल जाती है? हर रोज सुबह 7 बजे आपको क्लास मिल जाती है। आप सुबह 7 बजे बिल्कुल रेडी रहें और अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको करें और चीज़ों को समझें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये परसेंटेज हर एक एग्जाम के अंदर आता है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम में आने तक के क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं। तो आप अगर पूरे बेसिक से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप 6 नंबर या 7 नंबर क्लास के बाद से भी इसके अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्टेट लेवल की या फिर दिल्ली पुलिस की या आप जीडी की, एमटीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो 5 से 7 क्लास आपके लिए काम की रहेगी। उसके बाद में सीजीएल सीएचएसएल वाले बच्चों के लिए जो चीजें हैं वो आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करें, चीजों को समझें, करें, घर पे इनकी प्रैक्टिस जरूर करें जो भी आप मेरे साथ चीजें करते हैं। और जो चीजें आपको नहीं आती उनको अलग से किसी कॉपी में लिखें भी, और लिखें और साथ में उसको ध्यान में भी रखें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।